नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्र और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। पाकुड़ के अमड़ापाड़ा में भीषण सड़क हादसा हुआ है। लिट्टीपाड़ा अमड़ापाड़ा रोड पर एलपीजी लदे ट्रक और बस में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 16 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 15 लोग घायल हैं। पेड्रेकोला के पास यह हादसा हुआ। डीसी ने बताया कि गंभीर हालत में घायल 6 लोगों को बेहतर इलाज के लिए बाहर रेफर किया गया है। हादसे में मौत के आंकड़े के बढ़ने की आशंका जाहिर की जा रही है। सीएम ने ट्वीट कर घटना पर शोक जताया है, साथ ही घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश भी दिए हैं। वहीं डीआईजी सुदर्शन मंडल ने सदर अस्पताल पाकुड़ पहुंचकर घायलों को देखा और जानकारी ली। सीएम हेमंत सोरेन के निर्देश पर सड़क हादसे में मरने वालों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है। वहीं झारखंड में नक्सली लगातार सरकार, प्रशासन और पुलिस को चुनौती देते नजर आ रहे हैं। पश्चिम सिंहभूम में माओवादियों के हमले में मनोहरपुर से बीजेपी के पूर्व विधायक गुरुचरण नायक बाल बाल बच गए, लेकिन माओवादियों ने उनके 2 बॉडीगार्ड्स का गला काट दिया। वहीं उनकी 3 AK-47 राइफल छीन ली। हमले के बाद माओवादी फरार हो गए। प्रतिबंधित भाकपा माओवादी के सदस्यों ने गोयलकेरा के झिलरुवा गांव में एक फुटबॉल मैच के बाद हमला किया, जिसमें गुरुचरण नायक मुख्य अतिथि के तौर पर थे। नायक ने भीड़ में घुसकर अपनी जान बचाई। शहीद जवानों के नाम शंकर नायक और ठाकुर हेम्ब्रिम हैं। आपको बता दें कि 2012 में आनंदपुर इलाके में माओवादियों के ऐसे ही हमले में भी गुरुचरण नायक बाल बाल बचे थे। में घुसे, उसके बाद अंधेरा, जैसे थोड़ा अंधेरा हुआ तो हम खेत घर के सामने आ गए। फिर हमको चारों तरफ खोजने लगा। घर वाले घर बगल में घर से 1.5 किलोमीटर दुनिया से। और अब खबर पश्चिम सिंहभूम से, जहां मनोहरपुर के पूर्व बीजेपी विधायक गुरुचरण नायक पर नक्सली हमले के बाद राजनीति तेज हो गई है। घटना के बाद बाबूलाल मरांडी घटनास्थल की ओर जा रहे थे, लेकिन उन्हें चक्रधरपुर थाने में रोक दिया गया। सुरक्षा कारणों का हवाला देकर पुलिस ने बाबूलाल को आगे जाने की इजाजत नहीं दी। वहीं नक्सली हमले में शहीद शंकर नायक के गांव में मातम पसरा है। शंकर नायक के 2 भाई 2 बहन हैं। शंकर नायक की शादी हो चुकी है। एक पुत्र 8 साल का और दूसरा पुत्र 5 साल का है। पूरे घर का खर्चा शंकर नायक के पैसे से ही चलता था। शंकर नायक की मौत के बाद अब घर वाले चिंतित हैं कि घर का खर्चा कैसे चलेगा। वहीं लोग शंकर नायक के हौसले की दाद दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि शंकर नायक शहीद तो हो गया, लेकिन डरा नहीं और उसने पूर्व विधायक गुरुचरण नायक की रक्षा करते शहीद हुआ है। जायजा लिया संवाददाता प्रभंजन ने। चाईबासा के चकत्तापुर में नक्सली कांड में पूर्व विधायक गुरुचरण नायक के 2 बॉडीगार्ड की मौत हो गई है। हम इस वक्त जमशेदपुर के चाकुलिया थाना क्षेत्र के श्याम सुंदरपुर गांव में है और इसी श्याम सुंदरपुर गांव में शंकर नायक का घर भी है। आप देख सकते हैं कि शंकर नायक जिस गांव में रहता था, उस गांव की हालत यहाँ पर काफ़ी खराब है। गांव के जो लोग हैं वो मर्माहत हैं। शंकर नायक की मौत के बाद उनका परिवार पूरी तरह चिंतित है। शंकर नायक के 2 भाई और 2 बहन हैं। उनके माँ का देहांत हो गया है। उनके पिता आनंद नायक अपने घर पर बैठे हुए हैं। शंकर नायक के 2 पुत्र हैं, एक 5 साल का और एक 8 साल का। पूरा घर का खर्चा शंकर नायक के पैसे से ही चलता था। अब उसकी मौत के बाद घर की हालत बेहद ख़राब है। घर का खर्चा कैसे चलेगा, इसको लेकर पूरे परिवार के लोग चिंतित भी हैं। और अभी कुछ देर बाद इसी गांव में शंकर नायक का पार्थिव शरीर पहुंचेगा, जहां उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये शंकर नायक का परिवार अपने घर पे उनकी मौत के बाद पूरी तरह मर्माहत बैठे हुए हैं। इन्हें खबर मिली है कि शंकर नायक नक्सलियों के साथ लड़ते लड़ते शहीद हो गया है। शंकर नायक ने जिस तरह हौसला और हिम्मत दिखाया, उसका पूरी तरह गांव के लोग प्रशंसा करते हैं। लेकिन इस घटना के बाद काफ़ी दुखी हैं कि उनकी मौत हो गई है। शंकर नायक के पिता आनंद नायक से हम जानते हैं कि किस तरह उनकी मौत के बाद घर की हालत क्या है, किस तरह घर का खर्चा चलेगा। हम उनके पिता आनंद नायक से जानते हैं।
शंकर नायक बताइए कि कैसे अब घर का खर्चा चलेगा, क्या है, क्या स्थिति है? मतलब हम लोग तो सब अकर्मण्य है ना, हम तो खाटने नोटने वाला नहीं है ना, सब अकर्मण्य है, बहुत वृद्ध हो गए हैं, कर्म कुछ नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए जो हम लोग को महीना में 1000-1500 देता है, इसे हम चलते हैं, और कमाने वाला वही था आर के, तो कम से कम उसको उसका परिवार को तो कम से कम नौकरी एक तो देने से अच्छा होता। वहीं चाईबासा की घटना पर रघुवर दास ने सरकार पर हमला बोला है। मुख्यमंत्री जरूर है, लेकिन मुख्यमंत्री का शासन में पकड़ नहीं है। राज्य में सरकार जरूर है, लेकिन प्रशासन नाम का चीज नहीं है। कानून का खौफ, शासन का जो इकबाल होता है, शासन का कोई इकबाल राज्य में नहीं है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरी सलाह होगा कि राज्य हित में आप तत्काल पद छोड़ दें और अपने झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही काफ़ी अनुभवी वरिष्ठ लोग हैं, उनको मुख्यमंत्री का दायित्व आप सौंपें। वहीं चाईबासा में पूर्व विधायक पर हमले की घटना की जेएमएम और साथ ही साथ कांग्रेस ने निंदा की है और हमले में शहीद जवान के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ये माना कि घटना चूक की वजह से हुई। साथ ही इस चूक का जिम्मेदार भी पूर्व विधायक को ही ठहरा दिया। सत्ता पक्ष ने ये माना कि नक्सली घटनाओं पर अभी पूरी तरह से लगाम नहीं लगा है, लेकिन सरकार नक्सली घटनाओं पर काबू पाने के लिए संकल्पित है। इसके साथ ही विपक्ष को इस घटना पर राजनीति नहीं करने की नसीहत दे डाली। कहीं न कहीं चूक हुई है, और चूक विधायक जो पूर्व विधायक थे उनके तरफ से भी हुई है। ठीक है, नक्सली गतिविधियां राज्य में हैं, हम पूरी तरह से उस पर काबू पा लिए, ये दावा भी हम लोग नहीं करते, लेकिन जो उपलब्धियां इस सरकार की रही, माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार ने कई उपलब्धियां हासिल की है, उसको भी हम भुला नहीं सकते। चूँकि चाहे वो पूर्व विधायक हो, माननीय विधायक हो, माननीय सांसद हो, चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि है, आम लोगों के साथ में जो इस तरह की घटना है, ये बहुत ही चिंता का विषय है। अब है कि देखिए एक चूक कहाँ हुई है, ये जांच का विषय है। चूँकि जिस तरह से अखबार में हमने पढ़ा, तो उस पर आपके पूर्व में माननीय पूर्व विधायक के द्वारा वहाँ के थाना को, जो निकटवर्ती थाना को या संबंधित एसपी को सूचना दी गई थी, नहीं दी गई थी। और देखिए झारखंड की खबर आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले बिहार से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार में पिछले 24 घंटे में 1659 कोरोना मरीज मिले हैं और राजधानी पटना में सबसे ज्यादा 1015 कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि की गई है, यानी कि एक दिन में मरीजों की संख्या करीब दोगुनी हो गई है। 4 जनवरी को 893 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए थे और सीधे आज ये संख्या दोगुनी हो गई है। और इस वक्त हमारे संवाददाता रजनीश कुमार पटना से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रजनीश, क्या कुछ अपडेट है कोरोना को लेकर? देखिए, दोगुने रफ्तार से जो है आंकड़े बढ़ रहे हैं। कल अगर बात करेंगे तो 800 मरीज मिले थे, लेकिन आज 24 घंटे में 1659 मरीज मिले हैं। तो निश्चित रूप से चौंकाने वाला और चिंता करने वाला मामला है कि 24 घंटे में आंकड़ा जो है दोगुना बढ़ रहा है। पटना जिला सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं खतरनाक हालत में है, जहाँ 1015 मरीज मिले हैं। तो हॉट स्पॉट बन गया राजधानी पटना, और निश्चित रूप से जिला प्रशासन से लेकर स्वास्थ्य विभाग के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि आम से लेकर खासकर पॉजिटिव हो रहे हैं। और हालांकि अभी स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने साफ कहा है कि तीसरी लहर में जाने की कोई अभी तक खबर नहीं मिली है। जो मेडिकल कॉलेजेस हैं या किसी भी अस्पताल में मरीज भर्ती होने वाली संख्या काफी कम है। अब तक जो आंकड़े हैं तकरीबन बता रहे हैं 65 मरीज ही हॉस्पिटलाइज हुए हैं पूरे बिहार में, जिसमें ऑक्सीजन से लेकर आईसीयू या वेंटिलेटर की जरूरत कम पड़ी है। तो कहीं ना कहीं ये अच्छी बात है, लेकिन जो संक्रमण का रेशियो है, लोगों से सावधानी बरतने की स्वास्थ्य विभाग की लगातार अपील आ रही है। और न्यूज 18 भी अपील कर रहा है कि आप मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि कोरोना संक्रमण जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जी रजनीश, जिस तरीके से मरीजों के आंकड़ों में इजाफा हो रहा है, क्या ऐसे में टेस्टिंग की अन्य व्यवस्था की गई है? देखिए, टेस्टिंग को लेकर अभी जिस तरह से टारगेट दिया गया था कि तकरीबन 2 लाख लोगों की जांच रोज होगी,
हालांकि उस लक्ष्य को स्वास्थ्य विभाग ने अभी तक नहीं पार किया है, ना वो लक्ष्य के करीब पहुंचा है, लेकिन 1,45,000 और 50,000 के बीच रोज अभी जांच चल रही है और उसी में जो आंकड़े हैं कहीं ना कहीं डरा रहे हैं, क्योंकि दोगुनी रफ्तार से मरीजों की संख्या बढ़ रही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो राजधानी पटना से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 1015 मरीजों की पुष्टि की गई है। ऐसे में सतर्कता और सजगता बेहद अनिवार्य हो जाता है। अपने आप को सुरक्षित रखें, सतर्क रहें और अपने आसपास के लोगों को जागरूक करें। मास्क और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। और सिमडेगा में भीड़ का खौफनाक चेहरा सामने आया है। कोलेबिरा इलाके में ग्रामीणों ने संजू प्रधान की पहले जमकर पिटाई की, फिर जिंदा जला दिया। इस दौरान संजू की पत्नी और भाई गड़गड़ाते रहे, संजू को बचाने की गुहार लगाते रहे, लेकिन पुलिस मूक दर्शक बनी रही। ग्रामीणों के आक्रोश के आगे पुलिस बेबस नजर आई। पूरे मामले को लेकर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। संजू के परिजनों ने पुलिस पर मूक दर्शक बने रहने का आरोप लगाया है और अब तक इस मामले में किसी की भी गिरफ्तारी नहीं की गई है। वहीं घटना के बाद गांव में तनाव है, पुलिस बल के साथ गांव में तैनात है। खींचते हुए ले गया, उसके बाद में वहां पर खड़ा किया और एकदम मारने ही स्टार्टिंग किया है। ना पुलिस सब आया था, किसी का बात नहीं सुना, थाना वाला का भी नहीं, ना मेरा बात भी नहीं, ना मेरा हस्बैंड का बात, एक मौका भी नहीं दिया वो लोग बोलने के लिए। पुलिस था यहाँ पर, आया हुआ था, लोग कुछ नहीं किया, वो लोग को भी मार रहा था। बचाइए ना बोल के वो लोग का पैर में गिर के हम लोग से कितना रिक्वेस्ट किए थे। हाँ, लेकिन फायरिंग नहीं किया, कोई नहीं किया, मार दिया। उसके बाद जिंदा ही थे, नहीं मरे थे और जला दिया। तो तेल कहाँ से लिया था? तेल नहीं था, जैकेट पहना हुआ था, नया जैकेट, उसी को खोल के जलाया। के सामने मार दिया, पुलिस के सामने मार दिया, सब कोई देख रहा है लेकिन कोई नहीं बचाया। इतना बड़ा सजा तो किसी को पेड़ काटने का नहीं मिलता होगा। हाँ, लकड़ी के काट रहे मोर बेटा, काट रहे ओकर बाद में कीन रहे और काट देलक ओकर बाद में चाचा हर मन को देख ले कि नहीं मुड़ा मन जो गेलक चाचा हर के बाद में बताए देलक मुड़ा मन के और मीटिंग करवा रहे तीनों चाचा हर मन। का नाम? लोरे प्रधान और एक निरपति प्रधान और महेश्वर प्रधान। यहाँ से मेरा भाई को घर से निकाल के वो जगह लिया, मीटिंग है बोल के पूछताछ करने के लिए ठग के, उसके बाद में एक बात भी नहीं बोला, ज़बरदस्ती मारपीट शुरू किया और मारपीट के गिराया और फिर उसी में जला दिया जिंदा ही। तो पुलिस था कि नहीं था? पुलिस था। कितना संख्या था? लगभग वही 8-10 था। तो पुलिस कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया, वो लोग भी कोई मारपीट कर रहा था। तो फायरिंग नहीं किया? नहीं किया। हवा फायरिंग तो करना था, बोले थे हम लोग भी, लेकिन नहीं किया। क्या बोला? आदेश नहीं है बोल के। वहीं घटना के दूसरे दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद सिमडेगा डीसी सुशांत गौरव घटना स्थल पर पहुंचे और परिजनों से मुलाकात की। मृतक की पत्नी ने डीसी को बताया कि पुलिस सामने खड़ी थी और ग्रामीण उसके पति संजू प्रधान को बेदर्दी से मारते हुए जिंदा आग के हवाले कर दिया। मृतक की पत्नी ने डीसी को बताया कि वह पुलिस वालों से फायरिंग कर घटना रोकने को कह रही थी, लेकिन पुलिस मूक दर्शक बनी रही। डीसी ने इस मामले में कहा है कि घटना की जांच के लिए मजिस्ट्रेट की टीम लगी हुई है। जांच के बाद जो सच्चाई सामने आएगी उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जो कहते हैं कि किसी डायरेक्शन में बहकर वो गुस्सा थोड़ा आया, जो कुछ लोगों ने आकर मारपीट की और थोड़ा हिंसात्मक रूप ले लिया, जिस पर ये दुखद घटना घटी है। तो सारी बातों को हम लोगों ने समझा है। डिस्ट्रिक्ट इंक्वायरी टीम जो है वो आ चुकी है, सुबह से अपने वर्क कर रही है। जगह का भी हम लोगों ने जायज़ा लिया जहाँ पर वो घटना स्थल पर एग्जैक्ट वो इवेंट हुई है। कुछ भी अभी कंक्लूसिव रिमार्क देना जो है वो अनुचित होगा और वो प्री मैच्योर्ड होगा। लेकिन एक चीज़ सुनिश्चित जो करना है वो इस पूरे घटना का दो पहलू है। पहले की जो परिवार वो भयाक्रांत हैं,
उनके अंदर वो फियर साइकोसिस को ख़त्म करते हुए उनके अंदर प्रशासन का और लॉ एंड ऑर्डर का जो एक विश्वास है जो टूटा है उसको हम वापस रिस्टोर कर दें। और दूसरा पहलू ये बनता है कि जिन फैमिली के साथ ये बहुत दुखद घटना घटा है उसको वापस एक आधार दे कि वो जी सके। घटना घट गई, घटना शर्मनाक थी। परिवार से मिलने लोग आ रहे हैं, प्रशासन के लोग भी पहुंचे हैं। एसपी डीसी ने दौरा किया है, चूँकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जांच के आदेश दिए हैं, डीसी को आदेश दिए हैं। डीसी खुद आकर परिवार वालों से मिले, बात किए, सारे तथ्य सामने आए कि पुलिस की मौजूदगी में गिड़गिड़ाते रहे परिवार वाले और हत्या हो गई। अब क्या कहेंगे ऐसे पुलिस के लिए कि पुलिस खड़ी रही, लोग भीड़ मारते रहे, पीटते रहे और जिंदा जला दिया। एक फायरिंग करना मुनासिब नहीं समझा, वो भी हवा में, पब्लिक के ऊपर नहीं करना था जैसा ये बता रही हैं। और मौत हो गया है, अब जांच हो रही है। डीसी यहाँ पर खुद जांच कर रहे हैं। आप देख सकते हैं गाड़ियों का काफिला लगा हुआ है, परिवार के लोग उधर बैठे हुए हैं और जांच का प्रक्रिया चल रहा है। बहुत सारी सुविधा देने की बात हो रही है परिवार वालों को, पर क्या सुविधा देंगे जिनके व्यक्ति इस घर से चले गए, जो यहाँ पर खुद कमाते थे तब ये खाते थे और अब वो नहीं रहे। कौन इन्हें खिलाएगा, कौन इनका लालन पालन करेगा? उसकी हर सुविधा देने की बात जिला प्रशासन के द्वारा की जा रही है। अब क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, अभी तक तो 100 भी इनके घर नहीं पहुंचा है पोस्टमार्टम होके, ताकि ये अंतिम संस्कार कर सके। और पुलिस जो भी यहाँ पर आई है, देख रही है, एसपी से खुद बात कर रहे हैं। डीसी जो घटनास्थल था जहाँ पर जलाया गया था वहीं पर बैठकर पूछताछ कर रहे हैं लोगों से। अरे जानकारी ले रहे हैं कि घटना कैसे घटी और पुलिस ने क्यों हस्तक्षेप नहीं किया, जो भीड़ मार रही थी उसके संबंध में चर्चा हो रही है। अब बहुत गोपनीयता रखी जा रही है। इस गोपनीयता का क्या कारण रहा है ये तो समझ से परे है, पर जो घटना घटी है वो दर्दनाक है, शर्मसार है, झारखंड को कलंकित करने वाला है। डीसी ने आश्वासन दिया है, भरोसा रखिए कि ये गिरफ्तारी होगी और बहुत जल्द गिरफ्तारी होगी। न्यूज़ 18 के लिए सिमडेगा से श्रीराम। और पूर्व सीएम रघुवर दास ने सिमडेगा में मॉब लिंचिंग की घटना को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार है, इसको राज्य से मतलब नहीं है, राज्य की 3.25 करोड़ की जनता से मतलब नहीं है। ये वोट बैंक और तुष्टीकरण के दृष्टिकोण से हर काम कर रहे हैं। वहीं सिमडेगा की बेसरा जारा गांव में मॉब लिंचिंग की घटना में एक ग्रामीण को जिंदा जलाने जाने की घटना के विरोध में भोक्ता समाज और भाजपा ने कोलेबिरा चौक जाम कर दिया। समाज के लोग और भाजपा नेताओं ने दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की है। घटना के विरोध में सरकार का पुतला दहन भी किया गया। लोगों में इस घटना को लेकर काफी ज्यादा आक्रोश है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पीड़ित परिवार को लाभ देने की मांग की है। और झारखंड के सबसे बड़े मानव तस्कर पन्ना लाल पर अब कानूनी शिकंजा कसता नजर आ रहा है। जेल में बंद पन्ना लाल की तमाम संपत्ति और बैंक खाते ईडी की ओर से अटैच की जा रही है। झारखंड के सबसे बड़े मानव तस्कर पन्ना लाल महतो की 3.36 करोड़ की संपत्ति ईडी ने जब्त कर ली है। पन्ना लाल ने अरगोड़ा समेत कई जगहों पर अपनी और अपनी पत्नी के नाम पर जमीनें खरीदी हैं। रांची और खूंटी में पन्ना लाल और उसकी पत्नी सुनीता के नाम पर जमीन खरीदी गई है। जब्त जमीन की कीमत 2.96 करोड़ रुपए है। इसके अलावा दिल्ली, गुमला, खूंटी के बैंकों में लाखों की जमा राशि को भी जब्त किया गया है, जबकि जब्त बैंक खातों में 17.71 लाख रुपए मिले हैं। रांची से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। झारखंड में मानव तस्करी का सबसे बड़ा नाम यानी पन्ना लाल पर कानूनी शिकंजा कसना शुरू हो गया है और ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पन्ना लाल और उसकी पत्नी सुनीता के नाम से तकरीबन 3 करोड़ 36 लाख की संपत्ति जब्त की है। रांची और खूंटी में पन्ना लाल और उसकी पत्नी के नाम से कई ज़मीनें खरीदी गई थी। ईडी ने तमाम ज़मीनों के कागजात को जब्त किया है और बताया जा रहा है कि इन जो ज़मीन जब्त किए गए हैं उनकी कीमत तकरीबन 2 करोड़ 96 लाख रुपए है। इसके अलावा रांची, गुमला और खूंटी में कई बैंक लॉकर भी सील किए गए हैं, जिसमें ईडी को 17,71,000 रुपये मिले हैं। साथ ही खूंटी थाने में दंपत्ति की एक फॉर्च्यूनर भी जब्त की गई है। साथ ही बताया जा रहा है कि रांची के अरगोड़ा समेत कई ग्रामीण इलाकों में दंपत्ति ने कई ज़मीनें खरीद रखी थी। साथ ही खूंटी के हुटार में और खूंटी के कई इलाकों में इन दोनों के नाम से कई ज़मीनें हैं, जिन्हें भी ईडी ने सील कर दिया है।
सबसे बड़ी बात यह है कि इन दोनों दंपत्ति को 2018 में ही गिरफ्तार कर लिया गया था और आरोप है कि रांची के ग्रामीण इलाकों के साथ साथ गुमला और खूंटी के ग्रामीण इलाकों में भोले भाई लड़कियों को बहला फुसला कर ये लोग महानगरों में बेचने का काम करते थे। फिलहाल दोनों पर अब कानूनी शिकंजा कसना शुरू हो गया है। पन्नालाल की मुसीबतें भी अब बढ़ती नजर आ रही हैं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। और अब अगली खबर धनबाद के कतरास से, जहां एटीएम में आग लगने से हड़कंप मच गया। एलआईसी ऑफिस के पास स्थित एक्सिस बैंक के एटीएम में आग लगी, जिसके बाद केबल में ब्लास्ट हो गया। आग लगने के बाद सायरन बजने लगी, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। अब तक आग के नुकसान का पता नहीं चल सका है। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।